हेलो गाइज, मैं ऋषि गुजर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपना ये कृषि प्रयोग के लिए छठा मॉडल पेपर है। इससे पहले अपन ने 5 मॉडल पेपर सोल्व कर लिए। इस मॉडल पेपर में देखिए टोटल 100 क्वेश्चन है जो कि 300 नंबर के हैं। इसमें देखिए 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं और 25 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के और 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के। एग्रीकल्चर के जो 60 क्वेश्चन है उसमें आपके तीनों ही पोर्सन है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। ये जो मॉडल पेपर है पूरा आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही सेट किया गया है। तो आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि हिंदी का है। आप देख सकते हैं, भवन का संधि विच्छेद क्या होगा। आपको बताना है कि भवन का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे देखिए अपने पास से दे रखे हैं, भय धन वन और भय धन अन और भोधन अन और बहुधन अन। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। भवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो भवन का संधि विच्छेद हो जाएगा भोधन अन, यानी सी नंबर का ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा। भवन में कौन सी संधि है, तो आपको ध्यान रखना है भवन में अयादि संधि है। कौन सी संधि है, अयादि संधि है भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास एक क्वेश्चन है, गंगोदक में कौन सी संधि है। आपको बताना है कि गंगोदक जो शब्द दे रखा है इसमें कौन सी संधि है। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है वर्दी, दीर्घ, गुण, व्यंजन। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। गंगोदक में कौन सी संधि है, तो आपको ध्यान रखना है गंगोदक में गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। संधि विच्छेद की बात करें तो यहाँ पे संधि विच्छेद हो जाएगा गंगा धन उदक। क्या हो जाएगा, गंगा धन उदक है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आपको देखिए यहाँ पे जो विकल्प दे रखे हैं उनमें से बताना है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण किस में है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे अपने पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है चंद्रशेखर, चंद्रचूड़, शिवार्पण और यथाशक्ति। तो बताइए देखिए इनमें तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शिवार्पण। सी नंबर का ऑप्शन है, ये है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। यहाँ पे देखिए समास विग्रह दे रखे हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। सबसे पहले नंबर पे अपने पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है धर्मपरायण, जिसका दे रखा है धर्म में परायण, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, विद्यालय, विद्या का आलय और त्रिलोक यानी तीनों लोकों का समाहार। तो बताइए देखिए यहाँ पे कौन सा समास विग्रह है जो कि ठीक नहीं है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पे देखिए विद्यालय का क्या दे रखा है, विद्या का आलय, जो कि ये ठीक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। विद्यालय का समास विग्रह क्या होता है, तो इसका हो जाएगा विद्या के लिए आलय। क्या होगा इसका समास विग्रह, विद्यालय का विद्या के लिए आल्य। और इसमें कौन सा समास है, तो इसमें है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। विद्या के लिए आल्य इसका यहाँ पे देखिए विग्रह हो जाएगा, जबकि यहाँ पे दे रखा है विद्या के आल्य, जो कि ये गलत है। तो इसका यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5वें नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए जो शब्द दे रखे हैं उनमें से बताना है कि किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आधुनिक, आलोचना, आजन्म और आवेदन। तो बताइए देखिए यहाँ पे किस में है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है इन चारों में से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक। आधुनिक है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी फर्स्ट नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। छठे नंबर पे अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, किस विकल्प में तद्धित प्रत्यय का प्रकार नहीं है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें तद्धित प्रत्यय का प्रकार नहीं है। कर्तवाचक, क्रमवाचक, भाववाचक और संबंधवाचक। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो क्रमवाचक है ये तद्धित प्रत्यय का प्रकार नहीं है, यानी बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए 7वें नंबर पे अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नीचे देखिए शब्द दे रखे हैं, उनमें से बताना है कि गंगा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑप्शन, सबसे पहले नंबर पे अपने पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है देवपगा, सुरसरिता, और यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा है, यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है विष्णुपति। क्या है, विष्णुपदी, विष्णुपदी। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे है, और यहाँ पे डी नंबर पे ऑप्शन है हंसजा। तो बताइए देखिए गंगा का जो पर्यायवाची शब्द है कौन सा यहाँ पे नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हंसजा है, ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। हंसजा किसका पर्यायवाची है, तो हंसजा है यमुना का पर्यायवाची है। हंसजा किसका पर्यायवाची है, यमुना का पर्यायवाची है। बाकी देवपगा, सुरसरिता और जो आपके विष्णुपदी है ये क्या है, ये सब गंगा के पर्यायवाची है, और हंसजा है ये यमुना का पर्यायवाची है। नेक्स्ट अपने पास 8वें नंबर पे क्वेश्चन है, युयुत्सु का अर्थ है। आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए दे रखा है युयुत्सु, इसका क्या अर्थ होगा। ऑप्शन यहाँ पे अपने पास दे रखा है युद्ध में अमर होने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला और युद्ध में विजेता। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। युयुत्सु का अर्थ क्या होगा, युद्ध की इच्छा रखने वाले को अपन क्या बोलते हैं, युयुत्सु बोलते हैं, यानी सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अपने पास यहाँ पे 9वें नंबर पे क्वेश्चन है, निम्न में से विद्या और विद्या का सही अर्थभेद कौन सा होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे विद्या दे रखा है और फिर विद्या, इनका सही अर्थभेद आपको बताना है। सबसे पहले नंबर पे अपने पास यहाँ पे ऑप्शन है ज्ञान, और यहाँ पे देखिए ढंग है। क्या है यहाँ पे, ढंग है। ज्ञान और ढंग, ढंग और ज्ञान,
रीति और ज्ञान और विज्ञान। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन, यानी ज्ञान और ढंग है ये विद्या और विद्या का सही अर्थ है। यानी फर्स्ट नंबर पे जो विद्या दे रखा है इसका मतलब होता है ज्ञान, और फिर ये विद्या दे रखा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ढंग, इसका ये अर्थ हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10वें नंबर पे अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द होगा। अल्पज्ञ का आपको विलोम शब्द बताना है, क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है अवज्ञ, अभिज्ञ, कर्तज्ञ और सर्वज्ञ। तो अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सर्वज्ञ इसका विलोम शब्द हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन। देखिए 11वें नंबर पे अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। इनमें से आपको बताना है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। सबसे पहले नंबर पे अपने पास ऑप्शन दे रखा है अधःपतन, श्रृंगार, अनुगृहित और गृहिणी। तो बताइए देखिए यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अनुगृहित। क्या हो जाएगा, अनुगृहित है, ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। इसका देखिए शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, तो शुद्ध रूप अनु और गृहित ऐसे लिखा जाएगा ये, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका शुद्ध रूप हो गया, जबकि ये अशुद्ध रूप है। कि 12वें नंबर पे अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है। इनमें से देखिए आपको अशुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा अशुद्ध वाक्य है। सबसे पहले नंबर पे अपने पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, जो कि आप देख सकते हैं, मेरे पास केवल एक घड़ी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए घड़ी है, मेरे पास केवल एक घड़ी है। नेक्स्ट है, अनिशा सबसे सुंदरतम लड़की है, उसके प्राण फकीर उड़ गए, वह प्रातःकाल घूमने जाता है। तो बताइए देखिए यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अनुषा सबसे सुंदरतम लड़की है, ये यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है, यानी बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्वेश्चन है, किस विकल्प में मुहावरा है। इनमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प है जिसमें मुहावरा है। सबसे पहले नंबर पे अपने पास ऑप्शन है, ऊंची दुकान फीके पकवान, जो गुड़ खाए सो कान चिदाए, तीन लोक से मथुरा न्यारी, दूर के ढोल सुहावने। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस विकल्प में मुहावरा है। तो डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, दूर के ढोल सुहावने, इसमें क्या है, मुहावरा है। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्वेश्चन है, प्रभुता पाही काहीं मद नाही लोकोक्ति का सही अर्थभेद आपको बताना है। क्या है क्वेश्चन, फिर से देखिए, प्रभुता पाही काहीं मद नाही लोकोक्ति का सही अर्थभेद आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे अपने पास दे रखा है, उच्च सौपन देखना, मन की इच्छा पूरी करना, और नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास यहाँ पे दे रखा है, उच्च पद प्राप्त करके किसी घमंड नहीं होता और घमंड हो जाना। तो बताइए देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन को आप फिर से देख सकते हैं कि प्रभुता पाही काहीं मद नाही लोकोक्ति का सही अर्थभेद क्या होगा। तो इसका यहाँ पे सही अर्थभेद क्या होगा, उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता। ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन, यानी उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता। ये किस लोकोक्ति का अर्थ है, प्रभुता पाही काहीं मद नाही, इसका ये अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 15वें नंबर पे अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द आपको बताना है। एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके लिए पारिभाषिक शब्द आपको बताना है, प्रशासन, प्रशासनिक, शासकीय और प्रशासकीय। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन किसको बोलते हैं, प्रशासन को बोलते हैं। ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। नेक्स्ट देखिए अब अपने हैं राजस्थान जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से होकर गुजरता है, ये आपको बताना है। क्या बताना है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये किस जिले से होकर गुजरता है। ऑप्शन अपने पास यहाँ पे है, जैसलमेर, नागौर, धौलपुर, जोधपुर। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जैसलमेर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, अरावली किस प्लेट से अलग हुई है। अरावली बताना है किस प्लेट से अलग हुई है। ऑप्शन अपने पास दे रखा है, सोमाली प्लेट, सुंडा प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अर्बेरियन प्लेट। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जो अरावली है वो किस प्लेट से अलग हुई है। तो ये यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है, सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अरावली किस प्लेट से अलग हुई है, यूरेशियन प्लेट से अरावली अलग हुई है। 18वें नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों से कितना क्षेत्र मुक्त है। आपको बताना है कि पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों से कितना क्षेत्र मुक्त है। ऑप्शन यहाँ पे अपने पास दे रखा है 28.5%, 41.5%, 18.6% और 23.5%। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 41.5% है वो। यहाँ पे देखिए पश्चिमी जो राजस्थान है वो रेत के टीलों से मुक्त है, यानी बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम है NLCP के अंतर्गत नहीं आती है। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी झील है जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है NLCP, इसके अंतर्गत नहीं आती है। फतेह सागर झील, नक्की झील, स्वरूप झील और आना सागर झील। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वरूप जो सागर झील है ये है NLCP के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी ये तीनों जो झील है, फतेह सागर, नक्की झील और आना सागर है, ये तीनों है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। केवल स्वरूप सागर झील है ये नहीं आती है। नेक्स्ट देखिए अपने 20वें नंबर पे यहाँ पे क्वेश्चन है, लाल दोमट यानी रेड लोमी जो मिट्टी है ये राजस्थान में कहाँ पाई जाती है वो आपको बताना है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में, सिकरकोटा में, बारह झालावाड़ में और बूंदी भीलवाड़ा में। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। रेड जो लोमी मिट्टी है ये कहाँ
पे पाई जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है, यानी ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 21वें नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा राजसमंद जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है। क्या बताना है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा राजसमंद जो जिले हैं ये किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले नंबर पे अपने पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सी नंबर पे अपने पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, आर्द्र दक्षिणी मैदान और आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उप आर्द्र दक्षिणी मैदान है, इसके अंतर्गत आते हैं आपके भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। किसके अंतर्गत? उप आर्द्र दक्षिणी मैदान के अंतर्गत। और ये जलवायु खंड कौन सा है? इसका नाम होता है फोर्थ ए। क्या होता है इसका नाम? तो आपको ध्यान रखना है, फोर्थ ए इसका नाम होता है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? आपके भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा राजसमंद जिले आते हैं। बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी की बात करें तो ये कौन सा है? तो ये जलवायु खंड हो जाएगा आपके थर्ड बी। कौन सा हो जाएगा? थर्ड बी हो जाएगा। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसमें आपके आते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिले आते हैं बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी जो जलवायु खंड है इसके अंतर्गत। इसका नाम क्या है? थर्ड बी। और जो फर्स्ट वाला इसका नाम क्या है? फोर्थ ए। नेक्स्ट देखिए अपने पास यहाँ पे दे रखा है आर्द्र दक्षिणी मैदान, ये इस जलवायु खंड है, ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना यहाँ पे फोर्थ बी। कौन सा? फोर्थ बी ये जलवायु खंड हो जाएगा, जिसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है, ये अपना 5वां जलवायु खंड है, जिसके अंतर्गत कौन आता है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले आते हैं। कौन कौन से जिले? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है, ये किस जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? तो इसका नाम है 5वां जलवायु खंड, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। आर्द्र दक्षिणी मैदान है, ये अपने फोर्थ बी है, जिसके अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। और इसके अलावा बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान है, ये कौन सा है? तो ये थर्ड बी हो जाएगा, जिसके अंतर्गत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली आता है। और उप आर्द्र दक्षिणी मैदान है, ये फोर्थ ए जलवायु खंड है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा राजसमंद जिले आते हैं। नेक्स्ट देखिए अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। क्या बताना है? टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य बताना है, ये कहाँ पे है? अजमेर, पाली और राजसमंद में, चित्तौड़, पाली और राजसमंद में, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा में, उदयपुर, पाली और राजसमंद में। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पे है? अजमेर, पाली और राजसमंद में, यानी ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में। तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? ये अपने मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? दुर्गादास राठौड़ की छतरी है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए 24 नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम आपको बताना है। भूप सिंह गुजर, बादल सिंह गुजर, भाग सिंह गुजर और रूप सिंह गुजर। तो इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका देखिए विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह गुजर, यानी ए नंबर का ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा युगम है वो सही नहीं है। नीचे देखिए यहाँ पे दे रखा है, डूंगर जी है, इनका संबंध जवाहर जी सिरोही से है। मेहराब खान का कोटा से, लाला जयदयाल है, इनका संबंध कोटा से, और ठाकुर कुशाल सिंह का संबंध जोधपुर से। तो बताइए देखिए यहाँ पे कौन सा जो संबंध है वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए डूंग जी का है, डूंग जी जवाहर जी का यहाँ पे क्या दे रखा है? सिरोही, जो कि ठीक नहीं है। इनका संबंध कहाँ से था? डूंग जी जवाहर जी का संबंध सीकर से था। कहाँ से था? सीकर से था। जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है? सिरोही, जो कि ठीक नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, मेहराब खान का संबंध कोटा से है, लाला जयदयाल का संबंध कोटा से है, ठाकुर कुशाल सिंह का जोधपुर से है, और डूंग जी जवाहर जी है, इनका संबंध सीकर से है। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्वेश्चन है, जयपुर का स्थापना वर्ष। जयपुर का स्थापना वर्ष आपसे पूछा गया है 1727 ईस्वी, 1723 ईस्वी, 1702 ईस्वी और 1750 ईस्वी। तो बताइए देखिए जयपुर का स्थापना वर्ष क्या है? 1727 ईस्वी। क्या है? 1727 ईस्वी। आपको ध्यान रखना है 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधि के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना था, वो आपको बताना है। वनस्थली टोंक, खींचन जोधपुर, लक्ष्मणगढ़ सीकर और पिलानी झुंझुनू। तो बताइए देखिए छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधि के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा खींचन जोधपुर। क्या हो जाएगा? खींचन जोधपुर को चुना था छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधि के लिए। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्वेश्चन है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? आपको बताना वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को, पन्नादाई को, रानाबाई को और कर्मावती को। तो वागड़ की जो मीरा है किन्हें कहा जाता है? गौरीबाई को कहा जाता है। ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए 29 नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत नाटक
अकादमी कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। क्या बताना है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है, ये कहाँ पे है? जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में और जोधपुर में। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है, ये कहाँ पे है? जोधपुर में है। डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 30 नंबर पे अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? बिज्जी बताना है कि किस साहित्यकार का उपनाम है। कन्हैयालाल सेठिया का, दुर्साहाडा का, बाबूजी चतुर सिंह का और विजयदान देथा का। तो बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? विजयदान देथा का उपनाम है बिज्जी, आपको ध्यान रखना है। डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पीथल के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि प्रसिद्ध जो आपके राजस्थानी लोकगीत है पाथल और पीथल, इनके रचयिता कौन है? विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रण और लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। क्या हो जाएगा? कन्हैयालाल सेठिया है, ये प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पीथल के रचयिता है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला है। सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला आपको बताना है। सीतावाड़ी मेला, नागौर मेला, डोल मेला और बेणेश्वर मेला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा है? सीतावाड़ी मेला है। ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्वेश्चन है, मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला गांव आपको बताना है किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। कपड़ों पर छपाई के लिए, ब्लू पोट्री के लिए, इसके अलावा नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे ऑप्शन है टेरा कोटा के लिए और आभूषण के लिए। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोलेला गांव है, ये किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? टेरा कोटा के लिए प्रसिद्ध है। सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली आपको बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्तिकला के लिए, भित्ति चित्रण के लिए, फड़ के लिए और पिछवाई के लिए। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाथ द्वारा चित्रकला है, किसके लिए प्रसिद्ध है? पिछवाई के लिए प्रसिद्ध है। डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाथ द्वारा चित्रकला शैली है वो पिछवाई के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है 35 नंबर पे, गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव है, ये कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। क्या बताना है? गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव बताना है कब मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकम को, चैत्र कृष्ण द्वितीय को, माघ शुक्ल द्वितीय को और अश्विन शुक्ल एकम को। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोचिए देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक शुक्ल एकम को है गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, तीज की शाही सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपको बताना है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीज की शाही सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, चित्रकार निसार दीन और साहिब दीन है, ये किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? ये आपको बताना है। क्वेश्चन फिर से देखिए, निसार दीन और साहिब दीन को बताना है कि किस चित्रकला शैली से संबंधित थे। ऑप्शन यहाँ पे देखिए अपने पास दे रखा है, बीकानेर, जयपुर, मेवाड़ और बूंदी। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। क्या हो जाएगा? मेवाड़। निसार दीन और साहिब दीन है, ये मेवाड़ शैली से संबंधित थे, आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित थे। यहाँ पे देखिए 38 नंबर पे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? साहिब राम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कोटा शैली, जयपुर शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम है, ये जयपुर शैली से संबंधित है, यानी बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपको बताना है। फाल्गुन शुक्ला तृतीया को, पौष शुक्ला तृतीया को, माघ शुक्ला तृतीया को और चैत्र शुक्ला तृतीया को। तो बताइए देखिए गणगौर का त्योहार है, ये किस तिथि को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? जोधपुर में कौन सी छतरी स्थित नहीं है? जसवंत थड़ा, मामा वांजा की छतरी, इसके अलावा नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे ऑप्शन है 8 खंभों की छतरी और मंडोर की छतरी। तो बताइए देखिए जोधपुर में इनमें से कौन सी छतरी है? वो नहीं है, जसवंत थड़ा नहीं है, या मामा वांजा की छतरी नहीं है, या फिर 8 खंभों की छतरी नहीं है, या मंडोर की छतरी नहीं है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 खंभों की छतरी है, ये जोधपुर में नहीं है। ये कहाँ पे है 8 खंभों की छतरी? तो ये उदयपुर में है। कहाँ पे है आपको ध्यान रखना है, 8 खंभों की छतरी उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर पे, अब यहाँ से अपने एग्रीकल्चर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व वायुमंडल द्वारा मृदा में चक्रीय होता है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है फास्फोरस, पोटास, जिंक और नाइट्रोजन। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन है, ये पोषक तत्व वायुमंडल द्वारा मृदा में चक्रीय होता रहता है। डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा C3 पौधा है? इनमें से आपको C3 पौधा बताना है। मक्का, गन्ना, चावल, ज्वार। तो बताइए देखिए इनमें से C3 पौधा कौन सा है? मक्का, गन्ना, चावल, ज्वार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावल है, ये C3 पौधा है। क्या है? चावल C3 पौधा है। बाकी आपके मक्का हो गया, गन्ना हो गया, ज्वार हो गया, ये सब क्या है? ये C4 पौधे हैं। चावल क्या है? चावल C3 पौधा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल संरचना का एक आवश्यक खनिज है? वो आपको बताना है। ऑप्शन है यहाँ पे Fe, Mg,
Mn और Cu। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम है, ये क्लोरोफिल संरचना का आवश्यक खनिज है, यानी बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग नेमेटोड के कारण नहीं होता है? ऐसा कौन सा रोग है जो कि नेमेटोड के कारण नहीं होता है? ऑप्शन यहाँ पे अपने पास दे रखा है, गेहूं का जड़ सड़न रोग, इसके अलावा गेहूं का बाली रोग, जड़गांठ रोग और गेहूं का टुंडू रोग। तो बताइए देखिए ऐसा कौन सा रोग है जो कि यहाँ पे निमेटोड के कारण नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं का जड़ सड़न रोग यानी रूट रोट रोग जो है ये किसके कारण नहीं होता, ये निमेटोड के कारण नहीं होता। बाकी ये सब क्या है, निमेटोड के कारण होते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, बीटी कपास की खेती मुख्य रूप से होती है, बीटी कपास की खेती है वो मुख्य रूप से किसके लिए होती है? कीट क्षति के खिलाफ प्रतिरोधी, कवक रोग के खिलाफ प्रतिरोधी, जीवाणु रोग के खिलाफ प्रतिरोधी और अधिक उपज देने वाली किस्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीटी कपास की खेती मुख्य रूप से किसके लिए होती है? कीट क्षति के खिलाफ प्रतिरोधी किस्म है बीटी, इस कारण ये इसकी खेती होती है बीटी कपास की। तो ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, पृथक कृषि बजट प्रस्तुत करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथक कृषि बजट प्रस्तुत करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है देश का दूसरा राज्य जो कि पृथक कृषि बजट प्रस्तुत किया है। फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट राज्य है तमिलनाडु। आपको ध्यान रखना है, यदि फर्स्ट पूछ ले कि फर्स्ट ऐसा कौन सा राज्य है जो कि पृथक कृषि बजट प्रस्तुत किया है, तो वो तमिलनाडु है और दूसरा अपना राजस्थान है। कि अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी में सल्फर की मात्रा आपसे पूछी गई है। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है 12%, 16%। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 24% और 32%। तो बताइए देखिए एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट है, इसमें सल्फर की मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12% होती है। एसएसपी में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? 12% होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक लगभग उदासीन होता है? इनमें से ऐसा कौन सा उर्वरक है जो कि उदासीन होता है, वो आपको बताना है। यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, ये उर्वरक क्या होता है? उदासीन होता है। बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, तिरक किस फसल का एक कार्य की विकार है? तिरक बताना है कि किस फसल का ये कार्य की विकार है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए अपने पास दे रखा है, गन्ना, धान, कपास, मूंगफली। तो बताइए देखिए तिरक है किस फसल का कार्य की विकार है? कपास का कार्य की विकार है तिरक। किसका? कपास का कार्य की विकार है जो किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन की कमी से होता है। किसकी कमी से? नाइट्रोजन की कमी से और पानी की कमी से सारी मृदा में ये रोग हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन की कमी से कपास में तिरक विकार हो जाता है और सारी मृदा में पानी की कमी से भी ये रोग हो जाता है। नेक्स्ट अपने पास बाजरे का हरित वाली रोग का रोग कारक आपसे पूछा गया है। स्केलोस्पेरा ग्रेमेनिकोला, प्लास्कोपोरा विटिकोला, पेरोनोस्पेरा पैरासिटिका और पेरोनोस्पेरा सोरगाई। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाजरे का हरित वाली रोग किससे होता है? स्केलोस्पेरा ग्रेमेनिकोला नामक कवक से होता है। ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, मूंग फसल में जमाव यानी जर्मिनेशन किस प्रकार का होता है? ये आपको बताना है। क्या बताना है? मूंग में आपसे जर्मिनेशन पूछा गया है, किस प्रकार का होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे अपने पास दे रखा है, इपीजियल, हाइपोजियल, हाइपो इपीजियल और इपी हाइपोजियल। तो बताइए देखिए मूंग में किस प्रकार का जमाव होता है, जर्मिनेशन होता है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूंग में इपीजियल प्रकार का अंकुरण होता है। कैसा? मूंग में किस प्रकार का अंकुरण होता है? इपीजियल प्रकार का। हाइपोजियल की बात करें तो हाइपोजियल प्रकार का जो अंकुरण होता है ये किस में होता है? अरहर में होता है। किसमें होता है? अरहर में। आपको ध्यान रखना है इपीजियल है ये किसमें होता है? सभी खरीफ की दलहनी फसलें, सभी खरीफ की दलहनी फसलें हैं उनमें अंकुरण कैसा होता है? तो आपको ध्यान रखना है इपीजियल प्रकार का होता है। केवल एक अरहर ऐसा अपवाद है जिसमें हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण होता है। अरहर क्या है? खरीफ की फसल है दलहनी, लेकिन फिर भी इसमें हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण होता है। और सभी खरीफ की आपके दलहनी फसल हो गई उनमें आपको इपीजियल प्रकार का अंकुरण ध्यान रखना है, इनमें इपीजियल प्रकार का अंकुरण होता है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा आपको बताना है किस राज्य में है। ऑप्शन अपने पास है हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा अपने राजस्थान में है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, RMG 62 है ये किस फसल की किस्म है? ये आपको बताना है। चौलाई, मोठ, उड़द, मूंग। तो RMG 62 है ये किसकी किस्म है? ये मूंग की किस्म है। किसकी किस्म है? मूंग की किस्म है। इसके अलावा और मूंग की किस्मों की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगी जैसे आपकी शीला भी मूंग की किस्में है, शीला हो गई, इसके अलावा सुनैना हो गई, शीला, सुनैना, इसके अलावा मोहिनी, वर्षा आदि ये सब क्या है? मोहिनी, वर्षा ये सब मूंग की ही किस्में हैं और RMG 62 भी मूंग की किस्म है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा दिवस से निष्प्रभावी है? यानी आपको बताना है डे न्यूट्रल प्लांट कौन सा है इनमें से। यहाँ पे ऑप्शन अपने पास दे रखा है, कपास, बकवीट,
सूरजमुखी, और नेक्स्ट नंबर पे अपने पास यहाँ पे ऑप्शन है सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी है डे न्यूट्रल प्लांट है, यानी दिवस नष्ट प्रभावी फसलें हैं कपास, बकवीट और सूरजमुखी। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए इष्टतम तापमान आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ग्रीष्मकालीन जो फसलें हैं उनके लिए इष्टतम तापमान आपसे पूछा गया है। 15 से 18 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस और 30 से 38 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए इष्टतम तापमान कितना रखते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 30 से 38 डिग्री सेल्सियस ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए इष्टतम तापमान रखते हैं। जबकि शीतकालीन जो फसलें होती है उनके लिए यदि टेम्परेचर की बात करें तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। कितना रखते हैं, 25 से 30 डिग्री है ये शीतकालीन फसलों के लिए रखते हैं। ग्रीष्मकालीन के लिए 30 से 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे रखते हैं। यदि ग्रीष्मकालीन जो फसलें हैं उनके लिए न्यूनतम टेम्परेचर की बात करें तो उनके लिए 15 से 18 डिग्री सेल्सियस है वो न्यूनतम टेम्परेचर होता है ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए। तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है, इष्टतम टेम्परेचर यदि आपसे पूछ ले ग्रीष्मकालीन के लिए तो 30 से 38 डिग्री हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे शीतकालीन के लिए 25 से 30 हो जाएगा और ग्रीष्मकालीन के लिए न्यूनतम टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 56 नंबर पे अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड का ग्राह्य परीक्षण केंद्र जिसको एटीसी बोलते हैं वो सुमेरपुर में कार्यरत है। फर्स्ट ए, सेकंड बी, फर्स्ट सी और सेकंड ए। तो ये किस जलवायु खंड में कार्यरत है एटीसी सुमेरपुर, ये अपने सेकंड बी में कार्यरत है। किसमें, सेकंड बी जलवायु खंड में कार्यरत है, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं आपके, जालोर आ गया, इसके अलावा पाली आ गया और एक आपके सिरोही जिला है इसमें आता है, जालोर, पाली, सिरोही। तो पाली है, पाली सुमेरपुर में आपके ये कार्यरत है एटीसी सेकंड बी का। देखिए 57 नंबर पे अपने पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खाद स्थूल कार्बनिक खाद का उदाहरण नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि स्थूल कार्बनिक खाद का उदाहरण इनमें से कौन सी खाद नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे अपने पास दे रखा है नाइट सॉइल, फ्रेश मड, केक और स्लेज। देखिए केक में आपकी क्या आ गई, खलियां आ गई। केक में क्या आ गया, आपकी सभी खलियां आ गई। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया स्थूल कार्बनिक खाद। स्थूल कार्बनिक खाद क्या होती है, ऐसी खाद जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इसके अलावा पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो स्थूल खाद में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक और पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। इसके अलावा एक होती है आपकी सांद्रित कार्बनिक खाद। सांद्रित जो आपकी खाद होती है उसमें क्या होता है, सांद्रित में पोषक तत्वों की मात्रा तो अधिक होती है और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है स्थूल कार्बनिक खाद का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केक या फिर जो खलियां होती है ना, ये क्या है, ये यहाँ पे देखिए क्या है, सांद्रित कार्बनिक खाद का उदाहरण है केक या खलियां। जबकि यहाँ पे पूछा गया है स्थूल कार्बनिक खाद का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केक या खलियां है, ये स्थूल कार्बनिक खाद का उदाहरण नहीं है। बाकी नाइट सॉइल हो गया, फ्रेश मड हो गया, सलज हो गया, ये सब क्या है, स्थूल कार्बनिक खाद के उदाहरण है। जबकि केक या खलिए सांद्रित कार्बनिक खाद का उदाहरण है। तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन है, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्वेश्चन है, तिलहन प्लस दलहन मिश्रित शस्य में किस खरपतवार नाशी का प्रयोग उपयुक्त है। क्या पूछा गया है, तिलहन और दलहन है, ये मिश्रित शस्य है, तो इसमें अपन किस खरपतवार नाशी का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा है, फ्लूक्लोरेलिन, 2,4-D, ग्लाइफोसेट और एट्राजिन। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लूक्लोरेलिन है, ये तिलहन व दलहन मिश्रित जो शस्य है उसके लिए यहाँ पे बेस्ट उपयुक्त खरपतवार नाशी है। तो आपको ध्यान रखना है फ्लूक्लोरेलिन तिलहन और दलहन मिश्रित शस्य के लिए उपयुक्त है। एट्राजिन की बात करें तो एट्राजिन किस में यूज किया जाता है, तो एट्राजिन का आपको ध्यान रखना है मक्का में यूज करते हैं अपन एट्राजिन का, गन्ना में करते हैं, जवार में करते हैं। मक्का, गन्ना और जवार, बाजरा में अंकुरण से पूर्व एट्राजिन का यूज करते हैं। तो एट्राजिन का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पुष्पक्रम स्पेडिक्स प्रकार का होता है, ये आपसे पूछा गया है। जौ का, मक्का का, ज्वार का, बाजरा का। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पेडिक्स प्रकार का पुष्पक्रम किसका होता है, तो मक्का का होता है। बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है मक्का का, देखिए पुष्पक्रम क्या होता है, स्पेडिक्स प्रकार का होता है, जिसमें देखिए जो नर भाग होता है, मक्का का जो नर पुष्पक्रम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मक्का के नर पुष्पक्रम को तो अपन टेंसल बोलते हैं। जबकि मादा को क्या बोलते हैं, जो मादा पुष्पक्रम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिल्क बोलते हैं। तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, मक्का के नर पुष्पक्रम को तो अपन टेंसल बोलते हैं, जबकि मादा को क्या बोलते हैं, मादा को सिल्क बोलते हैं। जबकि जवार और धान का पुष्पक्रम क्या होता है, तो जवार और जो आपके धान हो गई इनका पुष्पक्रम क्या होता है, पेनिकल होता है। जवार और धान का पुष्पक्रम क्या होता है, पेनिकल होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जबकि जो बाजरा होता है, बाजरे का पुष्पक्रम क्या होता है, स्पाइक या फिर लेटस होता है। बाजरे का पुष्पक्रम क्या होता है, बाजरे का होता है अपने स्पाइक या फिर लेटस होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, वस्त्रों की रानी क्वीन ऑफ टेक्सटाइल्स कहलाता है। वस्त्रों की रानी किसे बोलते हैं, कपास को बोलते हैं, या फिर नेक्स्ट अपने पास है रेशम को बोलते हैं, शहतूत को बोलते हैं, अरंडी को बोलते हैं। तो बताइए देखिए वस्त्रों की रानी किसे बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, रेशम को वस्त्रों की रानी बोलते हैं। बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 7 नंबर पे अपने पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फलदार पौधों का फल उत्पादन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और मोनोकल्चर। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोमोलॉजी कहलाता है
फलदार पौधों का फल उत्पादन से संबंधित अध्ययन। ओलेरीकल्चर क्या कहलाता है? तो सब्जियों से संबंधित जो अध्ययन होता है, सब्जियों की खेती का अध्ययन करना ओलेरीकल्चर कहलाता है। फूलों की खेती का अध्ययन करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। मोनोकल्चर क्या होता है? तो मोनोकल्चर होता है एक समय में एक फसल प्रजाति को ही उगाना, मोनोकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट देखिए 62 नंबर पे यहाँ पे अपने पास एक क्वेश्चन है, शीतोष्ण फलों का राजा किस फल को कहा जाता है? ऑप्शन अपने पास दे रखा है, बेर, यहाँ पे क्या है, आम है। बेर हो गया, आम हो गया, जामुन हो गया और सेब हो गया। तो बताइए देखिए शीतोष्ण फलों का राजा किस फल को कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेब को शीतोष्ण फलों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, खजूर में कार्बोहाइड्रेट कितना प्रतिशत पाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन क्या है? यहाँ पे देखिए 55% है और यहाँ पे 65% है। तो अब बताइए देखिए खजूर में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत पाया जाता है? 72%, 55%, 65% और 27%। तो बताइए देखिए खजूर में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है खजूर में जो कार्बोहाइड्रेट है 65% पाया जाता है। कितना? 60 से 65% के लगभग खजूर में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, 60 से 65%। नेक्स्ट देखिए अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, सेंटर फॉर फ्लोरिकल्चर एंड एग्रो टूरिज्म है, ये कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। मावली उदयपुर में, माउंट आबू सिरोही में, बस्सी चित्तौड़ में और जोबनेर जयपुर में। तो सेंटर फॉर फ्लोरिकल्चर एंड एग्रो टूरिज्म है, ये कहाँ पे स्थित है? बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अपने कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, सेंटर फॉर फ्लोरिकल्चर एंड एग्रो टूरिज्म माउंट आबू सिरोही में है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना कहाँ पे है? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना बताना है, तभी अजमेर में, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, बेंगलोर कर्नाटक में। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर जो आपके बनाना है ये कहाँ पे है? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, शुष्क खेती में अधिक उपयोगी हार्मोन आपसे पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन है NAA, ABA, CC और MH। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क खेती में अधिक उपयोगी हार्मोन कौन सा है? तो CCC, मतलब साइकोसिल जो हार्मोन है ये शुष्क खेती में अधिक उपयोगी हार्मोन है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा MH हार्मोन की बात करें तो MH हार्मोन किसमें काम आता है? तो MH हार्मोन आपके जो आलू और प्याज है उसमें भंडारण में अंकुरण को रोकता है। अंकुरण को रोकने के लिए अपन MH हार्मोन का यूज करते हैं। ABA हार्मोन है, ये क्या है? ये भी वृद्धिरोधक हार्मोन है। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रवर्धन की टी बडिंग द्वारा कौन से पादप में होता है? अलैंगिक प्रवर्धन है, ये टी बडिंग बताना है किस पादप में अपन टी बडिंग करते हैं? संतरा में, मौसमी में, गुलाब में, उपरोक्त सभी में। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलैंगिक प्रवर्धन की टी बडिंग का यूज किस में करते हैं? गुलाब में करते हैं। सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 68 नंबर पे अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, आम, केला, पपीता, चीकू आदि किस जलवायु के पादप है? ये आपको बताना है। शुष्क के, उपोष्ण के। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं शीतोष्ण के और उष्ण के। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आम, केला, पपीता, चीकू किस जलवायु के पादप है? तो आपको ध्यान रखना है उष्ण जलवायु के पादप है। ये किस जलवायु के? उष्ण जलवायु के पादप। देखिए 69 नंबर पे अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से बील का फल प्रकार है। बील का फल प्रकार आपसे पूछा गया है, पोम, होस्पोरेडियम, एमपी सारिका और बेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बील का फल प्रकार क्या होता है? एमपी सारिका होता है। सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर पे अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, बेर के पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? बेर का पुष्पक्रम आपको बताना है, फेसिकल, स्पेडिक्स, पेनिकल और हाइपेथेंडेडियम। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेर के पुष्पक्रम को अपन क्या बोलते हैं? फेसिकल बोलते हैं। ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्पेडिक्स किसको बोलते हैं? स्पेडिक्स बोलते हैं अपन खजूर हो गया और केला हो गया। खजूर और जो केला होता है इसके पुष्पक्रम को अपन स्पेडिक्स बोलते हैं। हाइपेथेंडेडियम है, ये किसको बोलते हैं? तो ये अनार के पुष्पक्रम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अनार के पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? हाइपेथेंडेडियम। पेनिकल किसको बोलते हैं? पेनिकल बोलते हैं अपने आम और अंगूर। आम और अंगूर का जो पुष्पक्रम होता है उसको अपन पेनिकल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, आम की किस्म जिसमें सर्वाधिक कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है, ऐसी कौन सी आम की किस्म है जिसमें सर्वाधिक कुल घुलनशील ठोस पदार्थ यानी TSS होता है? अल्फांसो, हाइपेथेंडेडियम, गुलाब खास और जेवियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेवियर आम की जो किस्म है उसमें कुल ठोस पदार्थ होता है वो सर्वाधिक पाया जाता है। कौन सी किस्म में? जेवियर में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्वेश्चन है, जापानीज इम्प्रूव्ड फूल गोभी की किस प्रकार की किस्म है? जापानीज इम्प्रूव्ड है ये फूल गोभी की किस प्रकार की किस्म है, ये आपको बताना है। अगेती है, मध्यम है या पचेती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापानीज इम्प्रूव्ड है ये फूल गोभी की मध्यम प्रकार की किस्म है। क्या है? मध्यम किस्म है। 73 नंबर पे अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, मूली का फल प्रकार होता है। मूली का फल प्रकार आपसे पूछा गया है कि मूली का फल प्रकार किस प्रकार का होता है? बेरी,
सिलिकोआ, कैप्सूल, सीजोकार्प। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। मूली का फल प्रकार कैसा होता है, मूली का फल प्रकार होता है सिलिकोआ प्रकार का, यानी बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है मूली का फल प्रकार सिलिकोआ प्रकार का। बेरी या सरस की बात करें, बेरी या सरस किसका होता है, तो ये होता है आपके टमाटर का। किसका होता है, टमाटर का हो गया, बैंगन का हो गया, इसके अलावा आपके मिर्च का हो गया, और आपके आलू का हो गया, और एक आपके अमरूद, पपीता, अंगूर, केला, इन सब का जो फल का प्रकार है ये बेरी या सरस होता है। कैप्सूल की बात करें, कैप्सूल किसका होता है, तो कैप्सूल आपके भिंडी आंवले का होता है। किसका होता है, भिंडी और आंवले का फल का प्रकार कैसा होता है, कैप्सूल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सीजोकार्प किसका होता है, तो गाजर का होता है, सौंफ का होता है, जीरा का होता है, धनिया का होता है, फल का प्रकार सीजोकार्प होता है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देख सकते हैं 74 नंबर पे, निम्न में से फल वाली सब्जी का उदाहरण है। इनमें से आपको फल वाली सब्जी का उदाहरण बताना है, आलू, प्याज, बैंगन, सभी। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बैंगन है, ये फल वाली सब्जी का उदाहरण है। देखिए 75 नंबर पे अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, मटर का उत्पत्ति स्थल है। इनमें से आपको मटर का उत्पत्ति स्थल बताना है। ऑप्शन दे रखा है मध्य एशिया, मेक्सिको, इसके अलावा नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। यहाँ पे क्या है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, और इंडो मलय। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मटर का उत्पत्ति स्थल मध्य एशिया है, ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 76 नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, सब्जियों की बेमौसमी खेती कहलाती है। सब्जियों की बेमौसमी खेती क्या कहलाती है, मार्केट गार्डनिंग, वेजिटेबल फोर्सिंग। इसके अलावा नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे ऑप्शन है दे रखा है, ट्रक गार्डनिंग और किचन गार्डनिंग। तो सब्जियों की बेमौसमी जो खेती होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेजिटेबल फोर्सिंग बोलते हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, यानी सब्जियों की बेमौसमी खेती वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाती है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है गुलदाउदी, यानी क्राइसैंथेमम का उत्पत्ति स्थल आपसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है चीन, जापान, भारत, मेक्सिको। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुलदाउदी का उत्पत्ति स्थल क्या है, चीन है, ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 78 नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, किस औषधीय पौधे के बीज की भूसी का उपयोग मानव में पाचन संबंधी विकारों के उपचार हेतु किया जाता है, ये आपको बताना है। सोनामुखी, इसबगोल, नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास ऑप्शन दे रखा है ग्वारपाठा और अश्वगंधा। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसबगोल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी किस औषधीय पौधे के बीज की भूसी का उपयोग मानव आहार में पाचन संबंधी विकारों को दूर करने के लिए किया जाता है, इसबगोल, बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने तैयार जैम व जेली में कुल घुलनशील ठोस यानी टीएसएस की मात्रा पूछी गई है जैम और जेली में। तो यहाँ पे देखिए 45 और 68, 75 और 68, 55 और 45 और 68 और 65। तो इसका राइट आंसर बताइए देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 और 65। यानी जेम होता है, जेम का टीएसएस तो 68% होता है और जेली का टीएसएस 65% होता है। डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जेली, अवले में पेक्टिन की मात्रा कितनी होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है 6.0%, 3%, 1.0% और 7.0%। तो जेली में पेक्टिन की मात्रा कितनी होती है बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.0% है जेली में पेक्टिन की मात्रा होती है, ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्वेश्चन है, कुक्कुट पालन व अंडा उत्पादन में अग्रणीय जिला कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पे अपने पास है अजमेर, अलवर, जोधपुर, धौलपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा, कुक्कुट पालन व अंडा उत्पादन में अग्रणीय जिला अपने अजमेर, ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, विश्व में भारत का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है ये आपको बताना है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो कौन सा स्थान है भारत का दूध उत्पादन में, प्रथम स्थान है। कितना है भारत का कुल मिल्क प्रोडक्शन, तो 221 मिलियन टन है। कितना है, 221 मिलियन टन है भारत का कुल दूध उत्पादन है। इसके साथ ही भारत का प्रथम स्थान है दूध उत्पादन में। देखिए 83 नंबर पे अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राजस्थान प्रथम स्थान नहीं रखता। किस क्षेत्र में राजस्थान प्रथम स्थान नहीं रखता ये आपको बताना है। ऊन उत्पादन में, ऊंट पालन में, नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास दे रखा है दूध उत्पादन में और बकरी पालन में। तो बताइए देखिए किस क्षेत्र में राजस्थान प्रथम स्थान नहीं रखता, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, दूध उत्पादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध उत्पादन में राजस्थान का अभी करंटली द्वितीय स्थान है, पहले भी बीच में प्रथम स्थान हो गया था, अभी फिर से राजस्थान का द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान पर दूध उत्पादन यूपी का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बकरी पालन हो गया, आपके ऊंट पालन हो गया, और ऊन उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल दूध के उद्देश्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, वो आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है गिर, मालवी, थार पारकर और साहिवाल। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कौन सी नस्ल है जो कि दूध के उद्देश्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवी। मालवी जो नस्ल है ये भारवाही नस्ल है, ये दूध उत्पादन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, भेड़ों में गर्भकाल की औसत अवधि आपसे पूछा गया है, 132 दिन, 145 दिन, 155 दिन और 160 दिन। तो बताइए देखिए भेड़ों में गर्भकाल की औसत अवधि कितनी होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 145 दिन है भेड़ों में गर्भकाल की औसत अवधि होती है। बकरी की बात करें तो बकरी की जो गर्भकाल अवधि होती है 150 से 152 दिन की होती है।
नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार एक वयस्क भैंस के लिए आवश्यक आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत फर्श का स्थान कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। 1.0 मीटर, 2.0 मीटर, 3.0 मीटर और 4.0 मीटर। तो आपको भैंस के लिए है फर्श का स्थान आपको बताना है कितना होना चाहिए। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3.0 मीटर है। सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सी भेड़ काले मुंह वाली होती है, ये आपको बताना है। काले मुंह वाली भेड़ आपको बताना है। इनमें से ऑप्शन अपने पास यहाँ पे दे रखा है, सोनारी, मारवाड़ी, मगरा, नाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मारवाड़ी भेड़ की जो नस्ल है ये काले मुंह वाली होती है। देखिए 88 नंबर पे अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, खीस का जमाव बिंदु होता है। ऑप्शन अपने पास यहाँ पे दे रखा है, प्लस 0.603 डिग्री सेल्सियस, माइनस 0.52 से 0.56 डिग्री सेल्सियस, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है -0 से 603 डिग्री सेल्सियस, और डी नंबर पे ऑप्शन दे रखा है प्लस 1 से 603 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए देखिए खीस का जमाव बिंदु कितना होता है। तो खीस का जमाव बिंदु होता है -0.603 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, -0.603 डिग्री सेल्सियस खीस का जमाव बिंदु होता है। यदि दूध का जमाव बिंदु आपसे पूछ ले तो दूध का जमाव बिंदु होता है -0.52 से 0.56 डिग्री सेल्सियस दूध का जमाव बिंदु होता है। तो दोनों को अच्छे से ध्यान रखना। खीस का पूछ ले तो खीस का हो जाएगा -0.603 डिग्री सेल्सियस, और खीस का हो जाएगा -0.52 से 0.56 डिग्री सेल्सियस। दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट 89 नंबर पे, निम्न में से किस उत्पाद का आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है। यहाँ पे बताना है कि किस उत्पाद का आपेक्षिक घनत्व है वो अधिक होता है। ऑप्शन यहाँ पे अपने पास दे रखा है, गाय के दूध का, नेक्स्ट दे रखा है भैंस के दूध का, खीस के दूध का और भेड़ के दूध का। तो किस उत्पाद का आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है, तो खीस का आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है। खीस का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना 1.040 से और 1.080 के लगभग है खीस का आपेक्षिक घनत्व होता है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना 1.040 से 1.080 के लगभग खीस का आपेक्षिक घनत्व होता है। 90 नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, अम्लता जो दूध में उपस्थित CO2 की मात्रा केसिन, एल्बुमिन तथा फास्फेट के कारण होती है, क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। क्या बताना है, अम्लता जो दूध में उपस्थित CO2 की मात्रा केसिन, एल्बुमिन तथा फास्फेट के कारण होती है उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक अम्लता, कृत्रिम अम्लता, विकसित अम्लता या बी व सी दोनों। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक अम्लता। वह अम्लता जो कि दूध में उपस्थित CO2 की मात्रा केसिन और एल्बुमिन तथा फास्फेट के कारण होती है उसको अपन प्राकृतिक अम्लता बोलते हैं। ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए 91 नंबर पे अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, गर्भवती गायों के आखिरी समय में कौन सी महत्वपूर्ण प्रबंधन क्रिया की जाती है वो आपको बताना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन अपने पास दे रखे हैं, अलग से काविंग पेन में रखना, पानी से सफाई करना, गायों को झुंड में रखना, केवल दाना खिलाना। तो क्वेश्चन फिर से देखिए, गर्भवती गायों के आखिरी समय में कौन सी महत्वपूर्ण प्रबंधन गतिविधि है वो गायों के लिए अनिवार्य है जो कि करनी चाहिए। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलग से काविंग पेन में रखना, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्भवती गाय को आखिरी समय में कौन सी महत्वपूर्ण क्रिया करनी चाहिए, अलग से उसको काविंग पेन में रखना चाहिए। देखिए 92 नंबर पे अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, किस पशु के दूध में विटामिन सी है, यहाँ पे क्या है, विटामिन सी की अधिकता पाई जाती है। ऑप्शन अपने पास देखिए, यहाँ पे भेड़ ना हो के यहाँ पे क्या है, अपने यहाँ पे ऊँटनी है। क्या है, यहाँ पे ऊँटनी है। तो अब बताइए देखिए किस पशु के दूध में विटामिन सी की अधिकता पाई जाती है, भैंस में, गाय में, ऊँटनी में या बकरी में। तो किसके दूध में विटामिन सी की अधिकता होती है, तो आपको ध्यान रखना है ऊँटनी के दूध में विटामिन सी की अधिकता होती है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, सिर पर टीका तथा पूंछ लंबी जो धरातल को स्पर्श करती रहती है किस भैंस नस्ल की मुख्य पहचान है। क्वेश्चन फिर से देखिए, सिर पर क्या होता है, टीका होता है, पूंछ लंबी होती है जो धरातल को स्पर्श करती रहती है, ये किस भैंस की पहचान की मुख्य विशेषता है, नीली रावी, सूरती, मुर्रा, जाफराबादी। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीली रावी जो भैंस होती है उसके सिर पर टीका होता है, पूंछ लंबी होती है जो कि धरातल को स्पर्श करती रहती है। देखिए 94 नंबर पे यहाँ पे अपने पास एक क्वेश्चन है, भारतीय नस्लों में बकरी की सबसे बड़ी व लंबी नस्ल कौन सी है। तो आपको बताना है कि भारतीय नस्लों में सबसे लंबी व बड़ी नस्ल कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पे अपने पास दे रखा, ब्लैक बंगाल, सिरोही, बीटल, जमुनापुरी। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय नस्लों में बकरी की सबसे बड़ी व लंबी नस्ल कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जमुनापुरी। कौन सा हो जाएगा, जमुनापुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से भेड़ की कौन सी नस्ल पहाड़ी है। पहाड़ी भेड़ की नस्ल इनमें से बताना है, गद्दी, डेकनी, बेलारी, सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, गद्दी जो भेड़ की नस्ल है ये पहाड़ी नस्ल है भेड़ की। नेक्स्ट देखिए 96 नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, निम्न में से किस जानवर की नाड़ी गति व श्वसन दर सबसे कम होती है वो आपको बताना है, भेड़ की, बकरी की, ऊंट की, मुर्गी की। तो यहाँ पे बताना है किस जानवर की नाड़ी गति व श्वसन गति सबसे कम होती है, किसकी होती है। तो यहाँ
यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ऊँट की जो नाड़ी गति और श्वसन दर है सबसे कम रहती है। श्वसन दर की बात करें ऊँट की तो 5 से 7 मिनट प्रति यहाँ पे रहती है ऊँट की। कितनी? 5 से 7 मिनट यहाँ पे श्वसन दर रहती है ऊँट की। नाड़ी की बात करें तो नाड़ी गति 28 से और 32 प्रति मिनट के लगभग रहती है ऊँट की नाड़ी गति। तो दोनों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे कम नाड़ी गति व श्वसन दर है ऊँट की रहती है यहाँ पे। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है राजस्थान में राठी गाय की नस्ल का मुख्य केंद्र कहाँ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, जालोर, बाड़मेर। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में राठी गाय की नस्ल का मुख्य केंद्र क्या है? तो ये है अपने बीकानेर में। कहाँ पे है? बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 98 नंबर पर अपने पास क्वेश्चन है यदि पशुशाला में वायरस का प्रकोप नहीं है तो उक्त पशुशाला में पशुओं को कौन सी बीमारी नहीं हो सकती? यदि पशुशाला में वायरस का प्रकोप नहीं है तो कौन सी बीमारी पशुओं में नहीं हो सकती? ऑप्शन अपने पास दे रखा है LSD, FMD, रेंडरपेस्ट या सभी। तो देखिए ये तीनों ही बीमारियां यदि पशुशाला में वायरस का प्रकोप नहीं होगा तो ये तीनों ही बीमारियां पशुशाला में। नेक्स्ट देखिए 99 नंबर पे यहाँ पे अपने पास एक क्वेश्चन है यदि पशुशाला में वायरस का प्रवेश नहीं है तो उक्त पशुशाला में पशुओं को कौन सी बीमारी नहीं हो सकती? यानी पशुशाला में वायरस नहीं है तो कौन सी बीमारी पशुओं को नहीं हो सकती? ऑप्शन अपने पास यहाँ पे दे रखा है LSD, FMD, रेंडरपोस्ट और सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि पशुशाला में वायरस का प्रकोप नहीं है, प्रवेश नहीं है तो ये तीनों ही बीमारियां पशुओं को नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी औषधि मर्दुरेचक का काम करती है, वो आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए दे रखा है एरंड का तेल, अलसी का तेल, सोडियम सल्फेट और सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी है मर्दुरेचक का काम करती है। इसके अलावा एक मैग्नीशियम सल्फेट है, ये भी अपने मर्दुरेचक का ही काम करती है। तो डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। दुग्ध दोहन की कौन सी विधि दोषपूर्ण है? इनमें से दुग्ध दोहने की दोषपूर्ण विधि आपको बताना है। चुटकी विधि, पूर्णस्थ विधि, अंगूठा विधि और इनमें से कोई नहीं। तो दुग्ध दोहन की कौन सी विधि दोषपूर्ण है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगूठा विधि है, ये दोषपूर्ण विधि है, जिससे क्या हो जाता है? पशुओं के थनों में प्रॉब्लम हो जाती है, थनों में सूजन हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अंगूठा विधि है, ये दोषपूर्ण विधि है। यानी सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आज का अपना ये मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ। बाकी आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। बाकी और मॉडल पेपर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।